अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होता क्या है कि स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट एक्यूमुलेट हो जाते हैं सब एपिथेलियम रीजन। लाइक हमने पढ़ा था कि ये है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, उसके बाहर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाहर लेयर है पोडोसाइट। और पोडोसाइट की लेयर हमने पढ़ी थी कि वो विसरल एपिथेलियम का पार्ट बनाती है। और पोडोसाइट के बाहर भी जो है पेराइटल एपिथेलियम है। तो सब एपिथेलियल का मतलब कि एपिथेलियम के नीचे एंड अलोंग बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो डिपॉजिट्स हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर, और पोडोसाइट की जो लेयर नीचे इन द सब एपिथेलियल रीजन। तो ये है सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस containing immunoglobulin। अर्ली स्टेजेस पे हम देखेंगे तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमें अर्ली स्टेजेस में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी देन वी वुड सी द डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर वॉल्स। और क्यों होती है डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर वॉल्स? क्योंकि जो डिपॉजिट्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्टेनिंग डिपॉजिट्स वो सब एपिथेलियल रीजन में एक्यूमुलेट हुए। सब एपिथेलियल रीजन क्या कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर, पोडोसाइट के नीचे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग जब एक्यूमुलेट हुए देन इट वुड ऑब्वियसली रिजल्टिंग इन द थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर वॉल। अगर हम टाइप्स देखें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की, पहली बात तो ये कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है वो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ के ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक, इसकी अपनी जो टाइप्स हैं वो भी दो हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। जो प्राइमरी टाइप है वो होती है ड्यू टू द ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द पोडोसाइट्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनती है विच रिजल्ट्स इन द इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट फूड प्रोसेस। और सेकेंडरी जैसे बार बार रिपीट किया जा चुका है कि सेकेंडरी मतलब कि दूसरी डिजीज़ हुई बॉडी में और उसकी वजह से फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गई। जैसे कौन सी दूसरी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकती है? वो मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन होते हैं। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है, या सिफिलिस हो सकती है जिसमें ट्रिपोनिमा पैलिडम एक एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है। मलेरिया के केस में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एक एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है। और इसके अलावा शिस्टोसोमा के केस में हो सकता है एंड सो ऑन। कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, मेलिग्नेंट न्यूप्लेजिया के केस में भी हो सकता है, माइलोमा के केसेस में, लंग कैंसर के केस में, और कोलोन कैंसर के केस में, या कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ की केस में विच इंक्लूड्स द ल्यूपस एरिथेमेटोसस, या कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की डिपोजिशन हो जाती है बॉडी में विच इंक्लूड्स गोल्ड एंड मर्करी। कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है विच इंक्लूड्स द एनसिड्स, कैप्टोप्रिल एंड पेंसिलामाइन। अब ये जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की कंडीशन है ये एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होती है, और ये बॉडी में हुई तो हुई किस तरह से? अब हम इसका पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। ठीक, हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ के टॉपिक में पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ की कॉजेज है इट मे बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन द ग्लोमेरुलाई। एक तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो सर्कुलेशन से आते हैं इन द ग्लोमेरुलाई और ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हो जाते हैं, और दूसरे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है विच आर फॉर्म इन सीटू। सो उनकी वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है कि इस केस में ग्लोमेरुलाई का अपना एक पार्ट एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है इन द किडनी, और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर उसकी वजह से साइटोटॉक्सिक कॉम्प्लेक्स बनता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है। और कौन सा ग्लोमेरुलर एंटीजन इसमें एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है? पोडोसाइट का ये एक पार्ट होता है विच इज़ PLA2R, पोडोसाइट फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स। ठीक है, सो PLA2R जो है इस एंटीजन के साथ जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट कहाँ होगा? इन सब एपिथेलियल रीजन जो होता है अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हमें देखने के लिए मिलेंगे इन द केस ऑफ द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, वो सबसे बड़ी चीज़ ये कि थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ठीक है, थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलाई। और जो दूसरी चीज़ है कि वी वुड सी द ग्रैनुलर डिपॉजिट्स इन द सब एपिथेलियल रीजन। सब एपिथेलियम रीजन फिर से कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग और पोडोसाइट वाली जो लेयर है उसके नीचे। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो दैट इज डोम एंड स्पाइक पैटर्न। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि डोम एंड स्पाइक पैटर्न क्या होता है। जैसे यहाँ पे बोला कि पोडोसाइट फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स जो है वो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू इम्यून कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हो गए उस इम्यून कॉम्प्लेक्स के डेटा ग्रैनुलर डिपॉजिट्स। ठीक, अच्छा डिपॉजिट हो गए तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली द डिपॉजिट। ठीक है, और ये कहाँ है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, और क्योंकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट हुए तो यहाँ पे एक छोटी सी स्पाइक लाइक एक्सटेंशन अपेयर होगी बिटवीन दीज टू डिपॉजिट। हर एक डिपॉजिट के दरमियान एक छोटी छोटी स्पाइक लाइक
एक्सटेंशन अपेयर हो रही है ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं स्पाइक पैटर्न। ठीक, यहाँ पे स्पाइक पैटर्न हो गया। अब डूम लाइक पैटर्न क्या है? अब जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी तो स्पाइक एक्सटेंशन जो है वाकई प्रोलॉन्ग कर करके यूं आपस में डिफ्यूज हो गए, डिपॉजिट के ऊपर डूम बना देंगे, डूम लाइक पैटर्न बना देंगे, विच रिजल्ट्स इन द स्पाइक एंड डूम लाइक पैटर्न। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये डिपॉजिट्स जो हैं इनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होल्स रह जाएंगे। ठीक है, फिर इन होल्स के अंदर दोबारा से मतलब डिपोजिशन होगी, फिर दोबारा से ब्रेकडाउन होगी, और ऐसे होते होते इट वुड रिजल्ट इन थिकनिंग ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुला। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी उसका जो ऑनसेट होगा वो फुल ब्लोन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की फॉर्म में होगा अचानक से। ठीक, और जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है उससे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी किस तरह से डिफर करती है कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में हमारे पास नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होती है, जबकि मिनिमल चेंज डिजीज़ में हमारे पास थी सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया की कंडीशन, जो एल्ब्यूमिन यूरिया की कंडीशन होती है। मिनिमल चेंज डिजीज़ जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरापी, जबकि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती टूवर्ड्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरापी। अगेन वही कि मिनिमल चेंज डिजीज़ है, एक कॉमन होती है ज़्यादा चिल्ड्रन में, जबकि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है वो एडल्टहुड में, एडोलसेंस में ज़्यादा कॉमन होती है। अब है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जिक्र हम पहले कहाँ पढ़ चुके हैं? इन द प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस, और इसका जिक्र हम पढ़ चुके हैं इन द कॉजेज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और अभी हमने कौन सी पढ़ी थी? मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी को भी कंपेयर करेंगे, और साथ ही हम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को भी पढ़ेंगे। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में तो हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इट इज़ द कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जबकि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस में पेशेंट जो है हमारे पास दो तरह की मैनिफेस्टेशन से आते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको प्रोटीन यूरिया होता है और हीमेटूरिया होता है, बट इन द नॉन नेफ्रोटिक रेंज। अब नॉन नेफ्रोटिक रेंज का क्या मतलब होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो रेंज होती है प्रोटीन यूरिया की वो होती है 3.5 ग्राम पर DL, तो इससे कम जो होती है वो नॉन नेफ्रोटिक रेंज होती है, या सब नेफ्रोटिक रेंज चीज़ें हम कहते हैं। तो इसमें जो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में जो प्रोटीन यूरिया या हीमेटूरिया होगा वो नॉन नेफ्रोटिक रेंज में होगा, लेस देन 3.5 ग्राम पर DL। दूसरी जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें पेशेंट जो है वो कंबाइंड नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साथ कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे, कुछ पेशेंट्स विद द नॉन नेफ्रोटिक रेंज ऑफ द प्रोटीन यूरिया और हीमेटूरिया, और कुछ पेशेंट्स विद द कंबाइंड नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है कि अब तक हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी, मिनिमल चेंज डिजीज़ और फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, उनमें से किसी में भी ऐसा नहीं था कि पेशेंट वॉज प्रेजेंटिंग विद द बोथ कंबाइंड नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, लेकिन इसमें है। अच्छा, जो अगली डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो कुछ यूँ है कि हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी थी उसमें क्या होता था, देयर वाज द डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलाई। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में हम देखते हैं कि अल्ट्रेशन एंड प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिलेगी तीन स्ट्रक्चर्स की, एक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई, और तीसरी जो है दैट इज द मेसेंजियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन देखने को हमें मिलेगी इसमें, जबकि जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी थी उसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें गिवन थे इन द ग्रीन ब्लॉक, उसमें क्या लिखा हुआ था कि देयर इज द enlargement of the mesangial matrix, जबकि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, देयर इज द प्रोलिफरेशन ऑफ द mesangial cells। ठीक, और इसके अलावा जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी बन रहे थे, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो टाइप 1 अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। लेकिन जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का केस था उसमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें जो एंटीजन थी वो ग्लोमेरुलर एंटीजन थी, पोडोसाइट की एंटीजन थी, लेकिन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में जो एंटीजन है इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें जो एंटीजन होती है वो प्लांटेड होती है, जो बाहर से आके किडनी के अंदर बैठती है वो वाली एंटीजन होती है। और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी डिपॉजिट्स हो रहे थे, लेकिन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में जो डिपॉजिट्स हो रहे थे वो हो रहे थे हमारे सब एपिथेलियल रीजन में। सब एपिथेलियल रीजन कौन सा, जो पोडोसाइट वाली लेयर के नीचे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर होता है। लेकिन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में जो भी डिपॉजिट होंगे वो सब एंडोथेलियल रीजन में होंगे। सब एंडोथेलियल रीजन कौन सा, एंडोथेलियल के नीचे और उसके बाहर फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रासाउंड, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग एंड लाइट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्यों कि जो 4 चीज़ें हमें मिल रही हैं कि अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, लाइट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और फोर्थ जो है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इन 4 फाइंडिंग्स में हमें मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की 2 पिक्चर्स देखने को मिलती है। एक पिक्चर को हमने नाम दे दिया टाइप 1, दूसरी पिक्चर को हमने नाम दे दिया टाइप 2। टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में हम देख लेते हैं, इसमें जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, इन सिटू, ठीक है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो बन के फिर उसके बाद डिपॉजिट हो जाए इन द किडनी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंटीजन जो है वो जो किडनी में पड़ी हुई है वो फिर एंटीबॉडीज की को अपनी तरफ खींचे और फिर उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो एंटीजन इन्वॉल्व होती है वो एक प्लांटेड एंटीजन होती है, यानी कि किडनीज के बाहर से आती है और फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है। और ये जो चीज़ है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं इन द केस ऑफ टाइप 1, वो 2 जगहों पे डिपॉजिट होगी, या इन द सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होंगे या मेसेंचियल मैट्रिक्स में उसके डिपॉजिट्स होंगे। अब ये तो बात हो गई हमारे पास टाइप 1 की, लेकिन टाइप 1 की एक और कॉज भी बताई कि टाइप 1 जो है ना वो कुछ डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, या तो वो हेपेटाइटिस बी की वजह से हो जाएगी, या वो हेपेटाइटिस सी की वजह से हो जाएगी, या वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगी, या चौथे नंबर पे वो ल्यूपस एरिथेमेटोसस की वजह से भी हो जाती है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमें 3 चीज़ों की प्रोलिफरेशन देखने को मिल रही थी, मेसेंचियल सेल्स की, एंडोथेलियल सेल्स की और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो सेम पिक्चर हम देखेंगे टाइप 1 के केस में कि टाइप 1 में हमें देखने को मिलेंगे इन द लाइट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लार्ज इनलार्ज्ड ग्लोमेरुलाई देखने को मिलेंगे, इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, थिक एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे, थिक मेसेंचियल सेल्स देखने को मिलेंगे। और इन सब के बाद जो है ना जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की अपीयरेंस होगी वो डबल कॉन्ट्योर होगी, डबल कॉन्ट्योर होगी, जिसको हम नाम देखते हैं ट्रैम ट्रैक का, ठीक है। और ये जो है डबल कॉन्ट्योर अपीयरेंस ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल या ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस इन द केस ऑफ टाइप 1 इट कैन बी रिव्यूड बाय द PAS स्टेनिंग पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में हमें एंडोथेलियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे इन द सब एंडोथेलियल रीजन। ये सारी हमारे पास कैपिलरी है, कैपिलरी का एंडोथेलियम है और एंडोथेलियम के नीचे यहाँ पे सब एंडोथेलियल रीजन में हमें सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक। ये एक्चुअली इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपॉजिट्स होते हैं जो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी टाइप 1 में कि यहाँ पे जो मेसेंचियल सेल्स हैं वो क्योंकि प्रोलिफरेट करें तो ये मेसेंचियल सेल्स आगे एक्सटेंड होकर चले जाएंगे यहाँ पे इनटू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कि मेसेंचियल सेल्स जो है ना पहले एक्सटेंड कर कुछ प्रोसेसेस बनाएंगे, फिर ये प्रोसेसेस जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे इनटू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और क्योंकि यहाँ पे मेसेंचियल सेल्स जो मेसेंचियल मैट्रिक्स जो है उसकी प्रोसेसेस जो है वो एक्सटेंड हो रहे हैं इनटू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियसली इट वुड रिजल्ट इन द स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ से हमें मजीद 2 इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग मिल जाती हैं। एक तो ये कि देयर वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द मेसेंचियम इनटू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसकी वजह से वी वुड सी द स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब है हमारे पास टाइप 2 विच इज़ नोन एज C3 ग्लोमेरुलोपैथी, डेंस डिपॉजिट डिजीज़। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं वो 2 कॉजेज़ हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है दैट इज़ डिसरेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। कि जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो उसकी डिसरेगुलेशन हो जाए, और डिसरेगुलेशन किस वजह से होगी। एक तो डिसरेगुलेशन की कॉज ये है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती अगेंस्ट C3 कन्वर्टेज इंजाइम, जिसको हम कहते हैं C3 नेफ्रोटिक फैक्टर। तो C3 नेफ्रोटिक फैक्टर जो है बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि C3 कन्वर्टेज एंजाइम को ब्रेक कर देता है। अब C3 कन्वर्टेज एंजाइम अगर ब्रेक हो जाएगा तो C3 को डिग्रेड करने के लिए C3 कन्वर्टेज एंजाइम नहीं रहेगा और C3 की डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, इनटू द वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलाई व्हिच इज डैमेजिंग, ठीक। दूसरी जो है डिसरेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो होती है ड्यू टू द म्यूटेशन इन सम प्रोटीन फैक्टर्स। एक फैक्टर H होता है, एक फैक्टर I होता है और एक MCP होता है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन को फैक्टर, ठीक है। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि हेपेटोसेलुलर ग्लोमेरुलाई, एक है हाइपर सेलुलर
ग्लोमेरुलाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है दैट इज़ डुप्लीकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया कि इस केस में क्या होता है कि C3 की डिग्रेडेशन नहीं होती, तो नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स में C3 की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो C3 स्टेनिंग जो हमें ब्राइट मिलेगी वो उन एरियाज़ में हमें मिलेगी जहाँ पे C3 की एक्यूमुलेशन हो चुकी है। तो C3 की एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगी? एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एंडोथेलियल रीजन में होगी ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी मेसेंजियम में होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगी ऑफ द नेफ्रॉन। और इसके अलावा जो है जो डिपॉजिट्स हमें मिलेंगे C3 के, वो वैक्सी डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। और जो एंडोथेलियल स्पेस में डिपोजिशन होगी वो किस तरह की होगी? इट वुड बी इरेगुलर रिबन लाइक। तो टाइप 1 की क्या मैनिफेस्टेशन थी? ट्रैम ट्रैक, ठीक है। और टाइप 2 की मैनिफेस्टेशन की थी इरेगुलर रिबन लाइक डिपॉजिट्स इन द सब एंडोथेलियल स्पेस ऑफ C3 प्रोटीन। सो बोथ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इनकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और रिसेंट स्टडीज़ परफॉर्म की गई जिसमें 70 पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया ऑफ ग्लोमेरुलोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और उनमें से 29% जो पेशेंट थे वो एंड स्टेज किडनी फेलियर तक पहुँचे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।